नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ सबीहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। बैकफुट पर आई मंत्री रेखा आर्य ने दी सफाई। शिवरात्रि पर अधिकारियों के जलाभिषेक के साथ सेल्फी लेने के आदेश से मुकरी, कहा नहीं है कोई अनिवार्यता। राज्य के सबसे बड़ी परीक्षा के पेपर लीक मामले में घिरा सिस्टम। परीक्षा के 1 महीने बाद आयोग में दर्ज शिकायत पर नहीं लिया गया था एक्शन। सीएम के आदेश के बाद जागा प्रशासन। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर अटकी कांग्रेस की सांसें। प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने फिर दोहराया बयान, जिसने की क्रॉस वोटिंग वो सामने आकर बताए वजह। और उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा कोरोना मरीजों का ग्राफ। बढ़ते मामलों में अव्वल नंबर पर देहरादून। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने नितिन गडकरी से राज्य में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से प्रदेश के कई राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जाने को लेकर अनुरोध किया है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में चल रही सड़क और परिवहन विभाग की योजनाओं की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि चीन और नेपाल सीमा के पास सामरिक महत्व के टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन रक्षा से जुड़े काम चल रहे हैं। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात होगी, मंथन होगा, तो कई ऐसे सवालों के जवाब तलाशने की भी कोशिश होगी जो हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की सबसे बड़ी परीक्षा यानी कि UKSSSC की। रविवार को एसटीएफ के जरिए इस परीक्षा का पेपर लीक मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे तो डाल दिया है, मगर जिस तरीके से इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चलिए पहले इसकी पटकथा को समझते हैं, उसके बाद इसकी परत दर परत भी आपके सामने खोलेंगे। सिस्टम में ही बैठे सिस्टम के घोटालेबाज। UKSSC परीक्षा में बड़ा घोटाला उजागर। सीएम धामी से शिकायत के बाद दर्ज हुआ केस। आयोग के अंदर ही निकले पेपर लीक के मास्टरमाइंड। पेपर लीक मामले में 6 लोग गिरफ्तार। राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय यानी कि VPDO भर्ती परीक्षा में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। साल 2021 दिसंबर में कई विभागों में स्नातक स्तर पर कराई गई सरकारी परीक्षा में बड़ी धांधली उजागर हुई है, और धांधली करने वाला कोई और नहीं बल्कि सिस्टम में ही बैठे सिस्टम के घोटालेबाजी हैं। हैरानी इस बात को लेकर भी है कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए, और 2 दिन के भीतर ही एसटीएफ ने इतना बड़ा पर्दाफाश कर डाला। तो क्या माना जाए कि पुलिस महकमे में बैठे आला अफसरों को भी इसकी पटकथा शायद पहले से ही मालूम थी, लेकिन वो चुप्पी साधे बैठे रहे। सवाल ये भी है कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा के लिए गोपनीय प्रक्रिया में सिक्योरिटी इतनी ढीली क्यों रही कि सिस्टम के अंदर बैठे अदने से कर्मचारियों ने ही पेपर लीक कर डाला। एसटीएफ ने इस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, और इनके पास से 37 लाख की रकम भी बरामद की गई है। दरअसल साल 2021 को दिसंबर महीने में UKSSC की परीक्षा आयोजित हुई। 854 पदों के लिए हुई इस भर्ती परीक्षा में करीब 1 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए। स्नातक स्तर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करने वाले आयोग के मुख्यालय से ही जुड़े हैं। इस घोटालेबाज का मास्टरमाइंड जयदीप दास को बताया जा रहा है। जयदीप दास RMS टेक्नो सॉल्यून इंडिया का प्रोग्रामर है और कंपनी से साल 2015 से जुड़ा है। ये कंपनी अधीनस्थ चयन आयोग के गोपनीय कामों को देखती है। आयोग से निष्कासित पूर्व PRD कर्मचारी और कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर भी इसमें शामिल है। कंप्यूटर प्रोग्रामर ने पेपर लीक कर अपने अन्य साथियों को उपलब्ध कराया। 6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जयदीप दास पुत्र विमल दास है, युवा संदीप तिवारी, ये जो डेटा ऑपरेटर के तौर पर काम करके लीक करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। दूसरा मनोज जोशी जो PRD है, ये सब चीज़ को उन्होंने कोऑर्डिनेट करके जो है सभी के साथ मिला के जो है नहीं किया है। तीसरा मनोज जोशी जो कोर्ट में काम करता है, ये जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बच्चों को कोचिंग देने का काम ये गौरव नेगी जो अपने साथी सब मिलकर करता है।
कुलवीर सिंह चौहान जो यहाँ जो डेल्टा कोचिंग इंस्टीट्यूट डायरेक्टर है, ये जो है अपने जो साथी शिववीर सिंह के माध्यम से बच्चे के इकट्ठा करके ले जाके आना जाना इस तरह का काम करते हैं। जो अभी जयदीप सिंह दास का निशान लेकर उनसे कब्जा से लगभग 37 लाख हमने नकद जो है हमने बरामद की है। अभी इसमें विवेचना जारी है और आगे कार्रवाई की जाएगी। भर्ती परीक्षा के घोटालेबाजों की आगे की पटकथा और कैसे इतनी बड़ी परीक्षा में पेपर लीक की डील होती थी और इसकी एवज में कितनी रकम वसूली जाती थी और कौन कौन इस पूरे खेल में इन्वॉल्व थे, इन सब पहलुओं की कहानी को हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की स्पेशल रिपोर्ट। जाहिर है उत्तराखंड की इतनी बड़ी परीक्षा के घोटाले में पेपर लीक करना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए घोटालेबाजों ने बाकायदा स्ट्रैटेजी बनाई और ये भी तय हुआ कि पेपर लीक की डील आखिर हुई कैसे, और इसकी एवज में लाखों की रकम भी बाकायदा तय की गई। ऐसे स्टूडेंट्स तलाश किए गए जिनको लाखों की डील में फंसाया जा सके। अब ऐसे घोटालों में सवाल उन युवाओं के भविष्य को लेकर खड़े हो रहे हैं जिन्होंने मेहनत कर इस परीक्षा को पास किया है। शायद ही उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां दागी नौकरी लगने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं और गरीब का बच्चा मेहनत करके भी बेकार है। राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा में पेपर लीक मामले ने जहां सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं सिस्टम को चलाने वाले भी इस गुनाह में शामिल हैं। हमारी इससे पहले की रिपोर्ट में हमने जयदीप दास नाम का जिक्र किया था। असल में कंप्यूटर प्रोग्रामर जयदीप दास ही धांधली के इस खेल का मास्टरमाइंड है और उसी ने UKSSC की परीक्षा का पेपर लीक कर अपने अन्य साथियों को उपलब्ध कराया। पेपर लीक के इस कांड में कोचिंग सेंटर के संचालक भी शामिल हैं। मास्टरमाइंड जयदीप ने ही आयोग के दफ्तर में जाकर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न लीक किए और उसकी एवज में उसने 70 लाख रुपए की भारी भरकम रकम ली। जयदीप को ये रकम परीक्षा होने से पहले ही दे दी गई थी। इसके बाद धांधली के इस खेल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बाकायदा गिरोह बनाकर पेपर लीक किया गया। परीक्षा में चयन कराने के लिए गैंग ने 15 लाख रुपए प्रति छात्र लिए। दिसंबर 2021 को हुई भर्ती परीक्षा के ठीक 1 महीने बाद ही धांधली का अंदेशा हो गया और बेरोजगार संगठन ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। बकौल बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने परीक्षा होने के 1 महीने बाद ही आयोग में इस बात की शिकायत की, मगर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। UKSSC की परीक्षा में धांधली का मुद्दा विधानसभा सत्र के दौरान भी उठ चुका है। खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने इस मसले को उठाते हुए सरकार से जांच की मांग भी की थी। बॉबी पवार वही शख्स हैं जिन्होंने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात कर परीक्षा में धांधली की शिकायत की। सीएम धामी के आदेश के 2 दिन बाद ही STF ने इस बात का खुलासा कर दिया, जिसने खाकी पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जिन्होंने इसके जांच के आदेश दिए और जांच के आदेश होने के बाद 48 घंटे में ही SIT ने पहली जो खेप पकड़ी है और उसका उजागर जो चीज़ें की। उन्होंने कहा था कि मेरे पास 60 लाख में टेंडर हुआ था और मुझे 80 क्वेश्चन दिए गए थे। आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो एक प्रश्न का रेट 75,000 रुपये है। एक प्रश्न को 75,000 रुपये में बेचा गया है। अब ये आंकलन करना मुश्किल है कि वो प्रश्न कितने लोगों तक पहुंचा है और किन किन माध्यमों से वो प्रश्न आगे पहुंचाए गए। हमने ये स्क्रीनशॉट वगैरह जो आयोग को और STF को जो दिए थे कि परीक्षा से 12 घंटे लगभग पहले जो स्क्रीनशॉट वायरल हुए वो ये दर्शाता कि पेपर लीक का मामला है, परंतु आयोग के कर्मचारी, आयोग के अधिकारी इस बात का संज्ञान नहीं ले रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, पेपर फेयर हुआ है। भर्ती परीक्षा में धांधली का खेल कोई नया नहीं है, बल्कि इसका इससे पुराना नाता है। इससे पहले 2018 में बॉबी पवार विधानसभा और सचिवालय में हुई भर्ती परीक्षाओं में भी धांधली की बात को उठा चुके हैं। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खेल को लेकर बेरोजगार संगठन धरने प्रदर्शन भी कर चुका है। हम 2018 से इस संबंध में लड़ते आ रहे हैं जो परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है
ये एक बहुत बड़ी सफलता मैं मानूंगा उत्तराखंड के युवाओं की, जो अपनी आवाज़ सड़कों से लेकर पूरा मुख्यमंत्री या औरों तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपको एक बड़ी सफलता मिली है। और इस सफलता में मुख्यमंत्री को फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत बड़ी मतलब इस जाँच को पूरे विस्तृत रूप से किया जाए, जिससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे। यूके SSSC परीक्षा को राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता है, मगर इस परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद सवाल उन युवाओं के भविष्य को लेकर भी खड़े हो रहे हैं जिन्होंने इस परीक्षा को मेहनत और लगन से पास किया है। सवाल ये भी है कि क्या इस परीक्षा को रद्द किया जाएगा या फिर घोटालेबाजों को छोड़कर सरकार युवाओं को नौकरी देगी। हालांकि इसका जवाब भी अभी जाँच के बाद ही तय होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की स्पेशल रिपोर्ट। वहीं भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले का खुलासा तो हो गया है, लेकिन जांच आगे भी जारी रहने वाली है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी का कहना है कि इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए आगे भी जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी होगा उन पर एक्शन होना चाहिए। आयोग के सचिव बडोनी ने यह भी कहा कि इससे पहले आयोग में हुई भर्तियों में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए FIR दर्ज कराई गई थी। नहीं, पेपर निरस्तीकरण का मसला तो काफ़ी जल्दबाजी वाला आपकी बात है, लेकिन ये जांच के बाद ही होगा। जैसा मैं कह चुका हूँ कि हमने करीब 90 परीक्षाएं करी हैं और उनमें से लगभग 5 मामलों में हमने ही FIR की है और अभी उनकी जांच रिपोर्ट आयोग को मिली नहीं है कि क्या इसमें हुआ है। तो जहाँ जहाँ भी ऐसे मामले हुए हैं, शुचिता रखने के साथ साथ या सावधानी रखने के साथ साथ हमने अपनी तरफ से FIR कराई है और वो उसका कारण यही है कि हम इसको रफा दफा नहीं करना चाहते। जो भी, चाहे उसमें आयोग के लोग हों, बाहर के लोग हों, सबको सामने आना चाहिए, क्योंकि ये मामला तो कोई भी कर सकता है। पैसे का जब बात हो सकती है, कोई भी प्रभावित हो सकता है। वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि SIT ने मामले का खुलासा करते हुए सराहनीय काम किया है। माहरा का कहना है कि ये सिर्फ 6 लोगों का काम नहीं हो सकता, घटना में कई बड़े लोग भी शामिल हैं, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाए। आज जब वीडियो और VPDO वाले मामले में जब कांग्रेस ने अभी कुछ दिन पहले जो धरना प्रदर्शन किया था, आज 6 लोगों की गिरफ्तारी उसमें हुई है, जिसमें 15-15 लाख रुपए लेने की बात को स्वीकार किया गया है। सरकार को तत्काल प्रभाव से अपने मंत्रियों को इस्तीफा दिलाना चाहिए नैतिकता के आधार पर, और तभी जाके ये जांच निष्पक्ष हो सकते, ये मेरा कहना है। उत्तराखंड की बाल विकास मंत्री रेखा आर्य एक बार फिर विवादों में आने के बाद बैकफुट पर आ गई हैं। यही नहीं, उन्होंने बकायदा अपनी सफाई भी पेश की है। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। शिवरात्रि के मौके पर जलाभिषेक और सेल्फी लिए जाने के पत्र जारी होने के मामले में मंत्री रेखा आर्य बैकफुट पर नजर आ रही हैं। दरअसल महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लेकर मंत्री रेखा आर्य की तरफ से एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने सभी से शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए लैंगिक समानता का संकल्प लेने के साथ जलाभिषेक की फोटो विभागीय मेल ID या उच्च अधिकारियों के WhatsApp नंबर पर भेजने के निर्देश दिए थे। मगर अब मंत्री रेखा आर्य के सुर बदल गए हैं। अपनी सफाई देते हुए मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि इसमें किसी के लिए कोई बाध्यता नहीं है, व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। इस मामले में कांग्रेस ने भी सरकार को खूब लपेटे में लिया, जिसके बाद इस मसले पर बीजेपी संगठन भी घिरता नजर आया। मुझे लगता है कि ये ऐसा कार्य नहीं है जिससे रेखा आर्य का ही भला होना है। ये ऐसा कार्य है, रेखा आर्य हो या रेखा आर्य मंत्री के रूप में हो, रेखा आर्य का ही भला होना हो, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये भला होना है पूरे प्रदेश का, ये भला होना है पूरे देश का। आखिरकार हम भगवान से ही तो प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारे प्रदेश में अथवा हमारे देश में सुख और समृद्धि रहे। क्या वह भी अपने आप में दिक्कत वाली चीज है कि हम ऐसा करते हैं? मंत्री रेखा आर्य की सफाई को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सही ठहराते हुए एक बार फिर उन्हीं के जारी हुए आदेश पर सवाल खड़े कर दिए। स्वेच्छा से पर निर्भर करता है कहना अच्छी बात है, पर सरकारी मतलब ऐसे कि आप जलाभिषेक करेंगे, उसकी फ़ोटो भेजना आवश्यक है,
ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्योंकि ये परंपराएं गलत जा रही हैं। ये देश कई जाति धर्मों को मारने वाला देश है। ये एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें अनेकों किस्म के फूल रहते हैं, और हमारी एकता अखंडता की मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है कि भारत में सारे धर्म के लोग कितने प्रेम से रहते हैं। तो ऐसे में ऐसे आदेश देने से मंत्रियों को बचना चाहिए। गलत किस्म की परंपराएं डाली जा रही हैं। ये पहला मामला नहीं है जब कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य अपने किसी फैसले को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही हो। इससे पहले भी कई बार रेखा आर्य अपने फैसले को लेकर बैकफुट पर आती दिखी, और हाल ही में जिस तरीके से खाद्य आयुक्त के किए गए ट्रांसफरों को लेकर भी उन्होंने निरस्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बाद तबादला एक्ट के अनुसार वो तबादले निरस्त नहीं हुए और पूरे मामले को लेकर रेखा आर्य को ही बैकफुट पर आना पड़ा। ऐसे में रेखा आर्य को ये मंथन करने की वास्तव में जरूरत है कि वो ऐसे फैसले बिल्कुल न ले जिससे उनको बैकफुट पर आना पड़े और सरकार और संगठन की छवि इससे धूमिल हो। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। खबरों में बढ़ेंगे आगे। जीएसटी के तहत कर चोरी करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त रुख अपनाने वाली है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि अगर कोई व्यापारी जीएसटी के तहत कर चोरी करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। यहां तक कि कोई अधिकारी या कर्मचारी भी इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और आप जानते हैं कि हमारा जो राज्य है उसमें सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, सीमित हमारे यहाँ संसाधन है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारे यहाँ जीएसटी बढ़े, और ये जीएसटी बढ़ने का विषय भी एक मात्र ये है कि हमारे जो भी सोर्सेज हैं उनको हम ठीक ठाक रहें, उनसे हम अपनी जीएसटी बढ़ाएं। साथ में कहीं ना कहीं ये भी जानकारी में आता है कि कर चोरी की भी शिकायतें हमें मिलती रहती हैं। तो सभी अधिकारियों के साथ मेरा बैठना हुआ, बड़े कड़ाई से मैंने कहा है और ये कहा है कि कर चोरी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कर चोरी करने वाला कोई रैकेट है या कोई ऐसा व्यापारी है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। वहीं खनन को लेकर कांग्रेस एक बार फिर प्रदेश सरकार को घेरती नजर आ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार छोटे खनन ठेकेदारों की अनदेखी कर रही है। लगातार रॉयल्टी में इजाफा करने की वजह से छोटे ठेकेदारों की कमर टूट रही है। अभी तक व्यवस्था ये थी कि जितने घन मीटर ठेकेदार ने काम किया होता है उसकी रॉयल्टी सरकार, जितना रुपया सरकार ने तय किया उसके हिसाब से खुद काट देती है, और अगर रॉयल्टी के पेपर जमा हो जाते हैं तो वो उस रॉयल्टी को वापस करती है, क्योंकि सरकार 2 बार रॉयल्टी नहीं काटती थी। ये एक गंभीर विषय है जिससे छोटे और मझोले जो ठेकेदार है उनकी कमर तोड़ी जाएगी, और जो बाहर से आने वाले बड़े ठेकेदार हैं उनको लाभ प्रदान करने की नीयत से तथा जो अवैध खनन से जो राजस्व का नुकसान हो रहा है उसकी आपूर्ति भरपाई छोटे ठेकेदारों से करने की सरकार कोशिश कर रही है। देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने कार्यभार संभाल लिया है और प्रदेश में कांग्रेस इस बात की चर्चा कर रही है कि राष्ट्रपति चुनाव में किस विधायक ने क्रॉस वोटिंग की। आपको बता दें कि क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महारा का कहना है कि जांच तो नहीं करा सकती कांग्रेस, लेकिन जिस भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है वो खुद आकर कह दे कि मैंने क्रॉस वोटिंग की है और आखिर क्यों की है। लेकिन जिन लोगों ने ये किया है, अगर उन्होंने आत्मा की आवाज़ सुन के निर्णय लिया है तो उनके अंदर इतना साहस होना चाहिए कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के हमने वोट दिया, और हमने कांग्रेस के द्वारा जिनको वोट देने के लिए कहा गया था उनको हमने वोट नहीं किया है, ये उनको स्वयं सामने आकर स्वीकार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। उनके अंदर इतना आत्मबल, इतना आत्मसाहस होना चाहिए कि वो स्वयं आगे बढ़कर कहें कि हमने कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट नहीं किया। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और देहरादून कोरोना के बढ़ते मामलों में अव्वल नंबर पर है, जो सरकार और आम जनता के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। कोविड के बढ़ते मामलों को देखकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी जिला अधिकारियों को स्वास्थ्य निदेशालय ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार, सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करने के प्रति लोगों को जागरूक करने का सुझाव, कोविड संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराया जाए। राजधानी में केस बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे इसके वेरिएंट की बात की जाए या टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो अभी हॉस्पिटलाइजेशन की दर बहुत कम है
और हम सभी जगह यही कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस बढ़े, जैसे मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग की। कांवड़ मेले के सबसे कठिन दिन शुरू हो चुके हैं। शिव भक्त भारी संख्या में धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाला ये नज़ारा बैरागी कैंप हरकी पैड़ी हाईवे के आसपास का है, जहां डाक कांवड़िए शिव के जयकारों के साथ धर्मनगरी को आस्थामय कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन यातायात व्यवस्था सुचारू चलती रहे, इसकी भी पूरी कोशिश करता नजर आ रहा है। गेस्ट हाउस है, तो एक जिला प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने कहा कि जो कांवड़ यात्री इधर से होकर गुजर रहे हैं उनके लिए भी शीतल जल और कुछ खान पान की व्यवस्था हो, तो उसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ कैंप लगाया है और माल्यार्पण करके उनका स्वागत भी किया गया और उनकी जो भी सेवा हो सकती है वो हम लोगों ने आज की। राजधानी देहरादून का मुख्य बाजार पलटन बाजार, जहां पर शहर के दूर दराज के लोग खरीदारी करने आते हैं, लेकिन लोगों को पलटन बाजार में जाम के हालातों का सामना करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाजार है तो जाम लगेगा ही, लेकिन यहाँ जाम लगने की दूसरी वजह है और इस समस्याओं को लेकर व्यापार मंडल का प्रतिनिधि मंडल भी एसएसपी से मिल चुका है, लेकिन किसी भी तरह का कोई नतीजा, कोई हल नहीं निकला। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि पलटन बाजार में जाम आखिर लगता क्यों है। राजधानी देहरादून, जिसका नाम सुनकर लोगों के जहन में वादियां, प्रकृति, शांत फिजाएं जैसी भावनाएं मन में आती हैं, लेकिन वास्तव में हकीकत इसके बिल्कुल उलट हो चली है। शहर की शांत फिजाओं में अब गाड़ियों के हॉर्न की आवाज गूंजती है। बढ़ती आबादी और गाड़ियों के धुएं ने प्रकृति को मानो खत्म कर दिया हो। शहर की जिस सड़क से आप गुजर जाओ, वहीं पर लोगों को जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। और अगर बात शहर के मुख्य बाजार की करें तो पलटन बाजार में एक बार घुसने के बाद लोगों को पलटन की गलियों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह है दुकानों के सामने लगने वाली फट रेहड़ियां और पार्किंग, जिसकी वजह से जाम की भयानक स्थिति का सामना करना पड़ता है। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा फट और रेहड़ियों के अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया जाता है, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद फिर से स्थिति जस की तस हो जाती है। एसएसपी साहब के पास भी गया था इस बारे में कि मैंने कहा था ये बाजार में अवैध फड़ियाँ लग रही है, चाहे वो पलटन बाजार है, चाहे वो डिस्पेंसरी रोड है, चाहे वो तहसील में है, चाहे वो नीचे मोती बाजार है, कहीं भी है, चाहे वो आपका सब्जी मंडी है, जहाँ भी अवैध फड़ियाँ लग रही है, अवैध तरीके से कारोबार चल रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं प्रशासन को समंजस बिठा करके इस तरीके की प्रक्रिया करनी चाहिए। उनका भी कहीं ना कहीं अगर कहीं व्यवस्था कर दें उनकी किसी ग्राउंड में या कहीं कि उनको भी कारोबार मिल जाए और बाजार से इस तरह की जो चीजें हैं वो हट जाए। पलटन बाजार में जाम की स्थिति से निपटने के लिए व्यापार मंडल ने एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर से मुलाकात भी की है, जिसके बाद बाजार में फट और रेहड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही बाजार में पार्किंग व्यवस्था सही करने का भी आश्वासन मिला है। व्यापारियों से मैंने निवेदन ये मैंने किया था कि भाई हम सब लोग मिल करके एक नया ट्रैफिक व्यवस्था बनाएंगे यहाँ पर, और ये पब्लिक के सहयोग से और तमाम तरह के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे आपकी कार्यदायी संस्थाएं हैं, रेवेन्यू विभाग है, आपका नगर निगम है या NHAI है, ये सब के सहयोग से हम लोग जितना अवैध कब्जा है उनको हटाएंगे और गाड़ियों को जो पार्किंग स्लॉट्स बनाए गए हैं मार्केट एरिया में, उनका उसको भी मैं सर्वे करा रहा हूँ, वहाँ गाड़ियाँ पार्क हों, इसको सुनिश्चित हम लोग कराएंगे। पलटन बाजार में जाम की स्थिति कोई नई बात नहीं है। स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों के दौरान शहर को जाम की स्थिति से छुटकारा मिलने की बात कही गई थी, लेकिन सही मायनों में अगर देखा जाए तो आज स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि पलटन बाजार को जाम की मुसीबत से कैसे निजात मिल पाती है और फट रेहड़ियां लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात तो कही गई है, लेकिन उस कार्रवाई के साथ क्या उनके लिए कोई दूसरा ठिकाना तय किया जाएगा या नहीं, ताकि उनकी रोजी रोटी पर कोई आंच न आए। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। बैकफुट पर आई मंत्री रेखा आर्य ने दी सफाई। शिवरात्रि पर अधिकारियों के जलाभिषेक के साथ सेल्फी लेने के आदेश से मुकरी, कहा नहीं है कोई अनिवार्यता।
राज्य के सबसे बड़ी परीक्षा के पेपर लीक मामले में घिरा सिस्टम। परीक्षा के 1 महीने बाद आयोग में दर्ज शिकायत पर नहीं लिया गया था एक्शन। सीएम के आदेश के बाद जागा प्रशासन। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर अटकी कांग्रेस की सांसें। प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने फिर दोहराया बयान, जिसने की क्रॉस वोटिंग वो सामने आकर बताए वजह। और उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा कोरोना मरीजों का ग्राफ। बढ़ते मामलों में अव्वल नंबर पर देहरादून। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी।